हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आप सभी का केमिस्ट्री की क्लास में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम संतोष साहू है और हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैद्युत रसायन। दोस्तों, लास्ट क्लास में हम इलेक्ट्रोड विभव का अध्ययन कर रहे थे, ठीक है, और उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रोड विभव। तो उसी की बात करते हैं। मैंने क्या किया था, ध्यान करो। एक एम धातु की छड़ ली थी, ठीक है, और उसे उस धातु के आयनों वाले विलयन में रख दिया था। जैसे जिंक धातु की छड़ ली और Zn+2 आयनों वाले विलयन में रखा था। तो किसी धातु की छड़ को मैंने उसी धातु के आयनों वाले विलयन में रखा, तो आपको ध्यान होगा यहां दो अभिक्रियाएं चलती हैं। एक तो ऑक्सीकरण की, जिसमें M से M+N आयन बनते हैं, N इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। एक तो ऑक्सीकरण की और एक अपचयन की। विलयन के M+N आयन जाते हैं, लास्ट क्लास में ये समझाया था। विलयन के M+N आयन जाते हैं, छड़ पर N इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उदासीन हो जाते हैं। ये ऑक्सीकरण की अभिक्रिया और ये अपचयन की अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु आयनों वाले विलयन में रखते हैं तो ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रियाएं चलती हैं। फिर मैंने समझाया था, यदि ऑक्सीकरण की अभिक्रिया फास्ट चलती है, ये अभिक्रिया फास्ट चलती है ऑक्सीकरण की, है ना, M से M+N आयन बनना, ये अभिक्रिया फास्ट चलती है। तो M से जब M+N आयन बनेंगे तो छड़ पर इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो छड़ कैसी हो जाती है? ऋणावेशित। ध्यान करो। और विलयन कैसा हो जाता है? धनावेशित। ये मैंने समझाया था लास्ट क्लास में। और यदि अपचयन की अभिक्रिया फास्ट चलती है तो उल्टा होता है, छड़ हो जाती है धनावेशित और विलयन हो जाता है ऋणावेशित। तो कुल मिलाकर के मैंने ये कहा था, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु आयनों वाले विलयन में रखते हैं तो छड़ और विलयन एक दूसरे के विपरीत आवेशित हो जाते हैं। अगर छड़ होती है धनावेशित तो विलयन ऋणावेशित हो जाता है, छड़ ऋणावेशित होती है तो विलयन धनावेशित हो जाता है। कुल मिलाकर के छड़ और विलयन एक दूसरे के विपरीत आवेशित हो जाते हैं और इनके संपर्क स्थल पर विभव उत्पन्न होता है। छड़ और विलयन के संपर्क स्थल पर विभव उत्पन्न होता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव। मैंने कहा था इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार का होता है, एक ऑक्सीकरण विभव और एक अपचयन विभव। मैंने कहा था यदि ऑक्सीकरण की अभिक्रिया तेज चले तो छड़ ऋणावेशित और विलयन धनावेशित होगा, और उस समय जो विभव उत्पन्न होगा, जो इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न होगा, उसको बोलेंगे ऑक्सीकरण विभव। इसी प्रकार यदि विलयन में मान लो अपचयन की अभिक्रिया तेज चलती है तो छड़ धनावेशित होगी, आपके विलयन ऋणावेशित होगा, तो उस समय उत्पन्न विभव को बोलेंगे हम अपचयन विभव। यहां तक मैं आपको समझा गया था, क्लियर? तो ये आपको मैं लास्ट क्लास में पढ़ा गया था। अब इसी क्रम को हम आगे लगाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। लास्ट क्लास आपको लेना जरूरी है आगे समझने के लिए। अब इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। सुनना मेरी बात को, अब ढंग से समझना। मैं एक बात समझा रहा था लास्ट में, देखो ये दोनों अभिक्रियाएं, देखो ऑक्सीकरण और अपचयन की दोनों अभिक्रियाएं हैं तो एक जैसी पर उल्टी सीधी हैं। जैसे यहां से M से M+N आयन +N इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, तो अपचयन की अभिक्रिया में M+N आयन N इलेक्ट्रॉन ग्रहण के M बना रहे हैं। अच्छा, फिर मैंने एक बात कहा था, जैसे मान लो आपको पता ही है, जब किसी धातु की छड़ को उस धातु आयनों वाले विलयन में रखते हैं तो दोनों अभिक्रियाएं चलती हैं, ऑक्सीकरण की भी और अपचयन की भी। ऑक्सीकरण की अभिक्रिया अपचयन की अभिक्रिया से 5 गुना है,
तो हम ऐसे भी तो कह सकते हैं 5 गुना तेज है। मान लो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया अपचयन की अभिक्रिया से 5 गुना तेज है, तो हम उल्टा भी तो कह सकते हैं अपचयन की अभिक्रिया ऑक्सीकरण की अभिक्रिया से 5 गुना धीमी है। अच्छा, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया के तेज होने के कारण मान लो +10 वोल्ट ऑक्सीकरण विभव उत्पन्न हो रहा है। ऑक्सीकरण की अभिक्रिया तेज होने के कारण ऑक्सीकरण विभव उत्पन्न हो रहा है मान लो +10, तो हम कह सकते हैं अपचयन विभव कितना हो रहा है, -10। सही है। जैसे मैंने कहा ऑक्सीकरण विभव उत्पन्न हो रहा है +20 वोल्ट, तो आप कह सकते हो अपचयन विभव -20 वोल्ट। भाई ऑक्सीकरण की अभिक्रिया जितनी फास्ट है अपचयन की अभिक्रिया उतनी ही स्लो है। ऑक्सीकरण की अभिक्रिया 5 गुना फास्ट है तो अपचयन की अभिक्रिया 5 गुना स्लो है। तो हम ऐसे कह सकते हैं ऑक्सीकरण की अभिक्रिया अगर +10 वोल्ट विभव उत्पन्न करती है इलेक्ट्रोड विभव, तो अपचयन की अभिक्रिया -10 वोल्ट अपचयन विभव उत्पन्न करेगी। तो ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव में क्या संबंध हो गया, तो हम सीधी सी भाषा में कह सकते हैं ऑक्सीकरण विभव बराबर होता है माइनस अपचयन विभव। मेरा कहने का मतलब है जैसे उसने दिया ऑक्सीकरण विभव +10 वोल्ट, तो अपचयन विभव हो जाएगा -10 वोल्ट। ऑक्सीकरण विभव दिया उसने -10 वोल्ट, तो अपचयन विभव हो जाएगा +10 वोल्ट। मतलब केवल चिन्ह परिवर्तित करने पर ऑक्सीकरण विभव अपचयन विभव में और अपचयन विभव ऑक्सीकरण विभव में कन्वर्ट हो जाएगा। मेरी बात क्लियर कर लो आप। सही है। तो एक बात आप यहाँ पर स्टार लगा करके नीचे लिखो, मैं बोल रहा हूं जो चिन्ह लगा करके स्टार का चिन्ह स्टार लगा करके लिखो ऑक्सीकरण व अपचयन विभव में केवल चिन्ह का अंतर होता है। ऑक्सीकरण विभव व अपचयन विभव में केवल चिन्ह का अंतर होता है। चिन्ह का, एक +10 वोल्ट तो दूसरा -10 वोल्ट, समझ गए। केवल चिन्ह का अंतर होता है अर्थात, और अर्थात डाल करके ये लिख लो ऑक्सीकरण विभव बराबर माइनस अपचयन विभव। ऑक्सीकरण विभव बराबर माइनस अपचयन विभव। अब मेरी बात सुनो, लिख लिया ये, और आप सुनना तसल्ली से। मान लो आपको ऑक्सीकरण विभव दिया है +5 वोल्ट और आपको क्वेश्चन में अपचयन विभव की जरूरत है, तो वो कितना हो जाएगा, -5 वोल्ट। अच्छा, अब एक बात सुनो, मैं सिंपल भाषा में कह सकता हूं कि ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव में केवल चिन्ह का अंतर है। तो एक काम करते हैं, बड़े ध्यान से सुनना मेरी बातों को, मेरे शब्दों को पकड़ना। जब साहब चिन्ह का ही अंतर है दोनों में, तो इलेक्ट्रोड, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था आपसे इलेक्ट्रोड विभव 2 प्रकार के होते हैं, एक ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव, और दोनों में केवल चिन्ह का अंतर है। तो जो IUPAC संस्था है वो केवल एक ही विभव मानती है, मतलब उसके अनुसार इलेक्ट्रोड विभव एक ही तरह का होता है। भाई इलेक्ट्रोड विभव वास्तविकता में तो 2 तरह के हैं, एक इलेक्ट्रोड विभव ऑक्सीकरण विभव है और एक अपचयन विभव है, पर IUPAC संस्था केवल अपचयन विभव को ही मान्य करती है। वो कहती है कि भाई जब दोनों में केवल चिन्ह का ही अंतर है तो हम इलेक्ट्रोड विभव 2 क्यों माने, इलेक्ट्रोड विभव 1 ही मानेंगे। तो IUPAC के अनुसार इलेक्ट्रोड विभव का मतलब है अपचयन विभव। भाई मेरी बात सुनो, 2 तरह के विभव उत्पन्न हो रहे हैं यहाँ, ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव, पर है तो चिन्ह का ही अंतर होता है इनमें। इलेक्ट्रोड विभव 2 तरह के होते हैं, ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव, केवल चिन्ह का ही अंतर है। तो फिर इलेक्ट्रोड विभव 2 क्यों माने, IUPAC ने एक ही इलेक्ट्रोड विभव माना है, उसके अनुसार अपचयन विभव ही क्या होता है, इलेक्ट्रोड विभव। कई बार क्वेश्चनों में ऐसा लिखा होता है कि इलेक्ट्रोड विभव +5 वोल्ट है, तो इसका मतलब उसने क्या दिया है, अपचयन विभव। क्योंकि IUPAC संस्था इलेक्ट्रोड विभव किसको मानती है, अपचयन विभव को। तो इसको भी स्टार लगा करके लिखो, स्टार लगा के लिखो, IUPAC संस्था के अनुसार अपचयन विभव इलेक्ट्रोड विभव है। IUPAC संस्था के अनुसार
अपचयन विभव इलेक्ट्रोड विभव है। ठीक है, मतलब आईयूपीएसी संस्था जो है वो अपचयन विभव को इलेक्ट्रोड विभव मानती है और इसको अमान्य कर देती है, इसको मानती ही नहीं है। वो कहती है कि इलेक्ट्रोड विभव एक ही प्रकार का है, अपचयन विभव। ऐसा उसने क्यों कहा? क्योंकि दोनों के मान में केवल चिन्ह का ही अंतर है, इस वजह से। तो लिख लिया, आईयूपीएसी संस्था के अनुसार अपचयन विभव इलेक्ट्रोड विभव है। अब नेक्स्ट बात सुनो मेरी। अगर देखो इस विलयन की सांद्रता 1 m है, ये विलयन भरा हुआ है ना, किसी धातु की छड़ को उसी धातु आयनों वाले विलयन में रखा गया है और इस विलयन की सांद्रता कितनी है? 1 m है। m का मतलब मोलरता, इस विलयन की मोलरता 1 है। तो यहां पर उत्पन्न इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। मतलब एक शब्द लग जाएगा आगे, कौन सा? मानक। मानक शब्द केवल तभी लगेगा जब इस विलयन की सांद्रता कितनी है? 1 है। मतलब जब किसी धातु के छड़ को उसी धातु आयनों वाले 1 m सांद्रता के विलयन में रखा जाए तो जो इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न होगा वो मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा। मतलब मैं ये कह देता हूं, मान लो यहां पर ऑक्सीकरण विभव उत्पन्न हो रहा है तो वो कहलाएगा मानक ऑक्सीकरण विभव, और अगर अपचयन विभव उत्पन्न हो रहा है तो वो कहलाएगा मानक अपचयन विभव। मतलब विलयन की सांद्रता 1 m होते ही ऑक्सीकरण विभव उत्पन्न हो रहा है तो उसके आगे मानक लग जाएगा, और अपचयन विभव उत्पन्न हो रहा है तो उसके आगे मानक लग जाएगा। तो इस लाइन को भी स्टार लगा करके लिखो। ठीक है, स्टार लगा करके लिखो। यदि विलयन की सांद्रता 1 m है, विलयन की सांद्रता 1 m है, तो उत्पन्न ऑक्सीकरण विभव मानक ऑक्सीकरण विभव, उत्पन्न ऑक्सीकरण विभव मानक ऑक्सीकरण विभव, या उत्पन्न अपचयन विभव मानक अपचयन विभव कहलाता है। उत्पन्न अपचयन विभव मानक अपचयन विभव कहलाता है। क्लियर? क्लियर? अब मेरी बात सुनो। अब मैं जो बात बताने जा रहा हूं उनको बहुत ही ढंग से और सावधानी से पढ़ना, पूरा दिमाग लगा लेना अपना। देखो इधर समझने पर ध्यान दो। जो बात बता रहा हूं वो आपकी कंफ्यूजन को क्लियर करेगा। आपको डैनियल सेल याद आया होगा? बड़े ध्यान से सुनना मेरे शब्दों को, अब मजा आ जाएगा आपको, और मजा आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, देखो इधर डैनियल सेल याद करो। 2 बर्तन थे, एक बर्तन में जिंक सल्फेट का विलयन था और दूसरे बर्तन में कॉपर सल्फेट का विलयन था। जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक धातु की छड़ लगी हुई थी और कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर धातु की छड़ लगी हुई थी। याद आ गया? तो डैनियल सेल जब किसी ने बनाया तो क्या किया, बड़े ध्यान से समझो। डैनियल सेल जब किसी ने बनाया तो क्या किया? सबसे पहले जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक धातु की छड़ लगाई और कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर धातु की छड़ लगाई। अब बात को सुनो, यहां पर हमने क्या किया है, जिंक धातु की छड़ को Zn+2 आने वाले विलयन में, अर्थात M धातु की छड़ को M+N मतलब
धातु की छड़ को उसी धातु आयनों वाले विलयन में रखा है, यहां भी यही काम किया है, धातु की छड़ को उसी धातु के आयनों वाले विलयन में रखा है। तो आपको समझ गए होंगे यहां दो अभिक्रियाएं एक संग चलती हैं, एक ऑक्सीकरण की और एक अपचयन की। एक Zn से Zn+2 बनेगा, ये अभिक्रिया चलेगी जो तो ऑक्सीकरण की है, और यहां दूसरी अभिक्रिया अपचयन की चलेगी। विलयन के Zn+2 आयन जाएंगे, छड़ पर से 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे और Zn बनाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले समझाया था। ऐसे यहां पर भी 2 अभिक्रिया चलेंगे, एक तो ऑक्सीकरण की चलेगी, Cu से Cu+2 बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, और एक अपचयन की चलेगी। विलयन के Cu+2 आयन जाएंगे, छड़ पर से 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, Cu बनेंगे। यहां तक क्लियर है? सही है। पर अब मेरी बात सुनो, यहां ऑक्सीकरण की अभिक्रिया फास्ट चलती है और यहां अपचयन की अभिक्रिया फास्ट चलती है। जब यहां ऑक्सीकरण की अभिक्रिया फास्ट चलेगी तो हम यही तो कहते हैं, देखो दोनों अभिक्रिया है तो उल्टी सीधी एक जैसी। अगर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया यहां फास्ट चल रही है, दोनों एक जैसी अभिक्रियाएं तो हैं, केवल उल्टी सीधी है, तो हम इसीलिए कहते हैं कि एनोड वाले भाग में ऑक्सीकरण की अभिक्रिया चलती है। या मैंने वहां पर इस सब कहा था डैनियल सेल में, ध्यान करो, ये जिंक वाला जो भाग है यहां पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया चलती है। वास्तविकता यह है कि यह चलती तो दोनों है, पर फास्ट ऑक्सीकरण की चलती है। ऐसे यहां फास्ट अपचयन की चलती है, तो हम यहाँ ये कहते हैं कि इस कॉपर वाले भाग में अभिक्रिया काय की चलती है? अपचयन की चलती है। समझ लो मेरी बात, अभिक्रिया काय की चलती है? अपचयन की चलती है। अब एक बात बताऊं, मैं डैनियल सेल को दूसरे तरीके से समझा रहा हूं, आपके बहुत जोरदार समझ में आएगा अगर ढंग से समझोगे तो। हाँ भाई, यहाँ ऑक्सीकरण की अभिक्रिया फास्ट है, तो हमने कहा यहाँ ऑक्सीकरण की अभिक्रिया चल रही है, यहाँ अपचयन की अभिक्रिया चल रही है। ये छड़ कैसी हो जाएगी बेटा? जब ऑक्सीकरण की अभिक्रिया फास्ट चल रही है तो छड़ नेगेटिव हो जाएगी। ध्यान करो, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया फास्ट चलेगी, Zn से Zn+2 आयन बनेंगे, छड़ पर इलेक्ट्रॉन एकत्रित हो जाएंगे, छड़ नेगेटिव। और यहाँ पर फास्ट जब अपचयन की अभिक्रिया चल रही है तो छड़ पॉजिटिव हो जाएगी, है? एक तरफ छड़ नेगेटिव हो जाएगी, एक तरफ छड़ पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर? जब ही तो एनोड का चिन्ह नेगेटिव दिया था, या नू कहूं मैं, जो छड़ नेगेटिव हो जाती है उसको एनोड कहते हैं, और जो छड़ पॉजिटिव हो जाती है उसे कैथोड कहते हैं। क्लियर है का? तो लड़का मुझे वो पूछ रहे थे उस समय, कुछ लोगों ने कमेंट किए थे, कुछ स्टूडेंट ने, और वो पूछा था कि जिंक धातु की छड़ को ही एनोड क्यों कहा? अरे जिंक धातु की छड़ ही नेगेटिव होती है, इस पर ऋणावेश आता है, यहाँ अपचयन की अभिक्रिया फास्ट चलने से छड़ पॉजिटिव हो जाती है। सही है? अच्छा, अब आगे समझो। मैंने फिर अगली बात कही कि यहाँ पर कौन सा विभव उत्पन्न होगा। लड़के ने कहा कि साहब यहाँ पर छड़ और विलयन के संपर्क स्थल पर ऑक्सीकरण विभव उत्पन्न होगा। मैंने कि क्यों होगा? क्योंकि साहब आपने समझाया कि ऑक्सीकरण की अभिक्रिया फास्ट चल रही है, तो छड़ नेगेटिव होगा, विलयन पॉजिटिव होगा, विभव उत्पन्न होगा, ऑक्सीकरण विभव। मैंने कि फिर यहाँ कौन सा विभव उत्पन्न होगा? लड़के ने कहा कि साहब यहाँ पर छड़ और विलयन के संपर्क स्थल पर अपचयन विभव उत्पन्न होगा, है? अरे यहाँ अपचयन की अभिक्रिया फास्ट चल रही है, छड़ पॉजिटिव हो जाएगी, विलयन नेगेटिव हो जाएगी, विभव उत्पन्न होगा, अपचयन विभव। अच्छा, अब मैं इनकी अगली बात बताओ, बड़े ध्यान से सुनना। मैंने कहा यहाँ ऑक्सीकरण विभव उत्पन्न होगा और यहाँ अपचयन विभव उत्पन्न होगा। जैसे मान लो यहाँ पर ऑक्सीकरण विभव उत्पन्न हो रहा है +10 वोल्ट, और यहां अपचयन विभव उत्पन्न हो रहा है मान लो +10 वोल्ट। पर यहां तो ऑक्सीकरण विभव उत्पन्न होगा एनोड वाले भाग में, और यहां अपचयन विभव उत्पन्न होगा। क्लियर? अच्छा, फिर लड़का कहता है साहब, और मैंने कि यार ऑक्सीकरण की अभिक्रिया तेज चल रही है तो यहाँ ऑक्सीकरण विभव, और यहाँ अपचयन की अभिक्रिया तेज चल रही है तो यहाँ अपचयन विभव उत्पन्न होगा। अब मैंने कहा आईयूपीएसी संस्था तो ऑक्सीकरण विभव को मान्य नहीं करती, तो मैंने कहा कि यहां पर अगर मैं कहूं अपचयन विभव उत्पन्न हो रहा है तो वो कितना होगा? तो लड़के ने कहा आपने समझाया वो -10 वोल्ट हो जाएगा।
वास्तविकता में तो यहाँ ऑक्सीकरण विभव उत्पन्न हो रहा है, पर आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग चले, आईयूपीएसी कहती है कि ऑक्सीकरण विभव कुछ नहीं होता, तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ अपचयन विभव -10 वोल्ट उत्पन्न हो रहा है, और जिंक वाली छड़ पर और कॉपर वाली छड़ पर +10 वोल्ट अपचयन विभव उत्पन्न हो रहा है। अब एक काम करते हैं, अब दोनों को तार से, इस छड़ों को तो तार से जोड़ोगे आप, ध्यान करो, और बिलियनों को एक यू आकार की नली से जोड़ोगे। ध्यान आ रहा है मेरी बात? जैसे बिलियनों को तार से जोड़ोगे तो यहां पर आप समझ गए होंगे इलेक्ट्रॉन, छड़ नेगेटिव हो रही है, ये छड़ नेगेटिव हो रही है, तो यहां पर क्या इकट्ठे हुए पड़े हैं? इलेक्ट्रॉन। और ये छड़ पॉजिटिव हो रही है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपने आप इधर से इधर चल देंगे। जब भी तो हमने कहा था, याद आ रहा है क्या कहा था? इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव होता है बाह्य परिपथ, मतलब तार में एनोड से कैथोड की ओर, क्योंकि ये छड़ नेगेटिव हुई पड़ी है, ये पॉजिटिव हुई पड़ी है, यहाँ इलेक्ट्रॉन एकत्रित है, इलेक्ट्रॉन चल देंगे। क्लियर है क्या? अच्छा, लड़का कहता है विद्युत धारा, मैंने विद्युत धारा को भी समझ लो, फिजिक्स में पढ़ा होगा, नहीं तो पढ़ लोगे। विद्युत धारा बहती है उच्च, हाँ भाई, फिजिक्स के अकॉर्डिंग बात करें तो फिजिक्स कहती है, दोबारा सुन लो, कि विद्युत धारा बहती है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। ठीक है, अब आप देखो, विद्युत धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। अब यहां पर अपचयन विभव, जैसे यहां तो आपको ध्यान है, कैथोड पर एनोड है, एनोड पर ऑक्सीकरण विभव उत्पन्न होता है। अब इसका चिन्ह परिवर्तित करोगे तो ये ऑक्सीकरण विभव किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अपचयन विभव में। सही है, अपचयन विभव -10 और ऑक्सीकरण विभव +10। दोबारा सुनो, आपको पता ही है एनोड पर क्या उत्पन्न हो रहा है? ऑक्सीकरण विभव, और उसका चिन्ह परिवर्तित करोगे तो वो माइनस में चला जाएगा। और हम फिजिक्स कहती है कि विद्युत धारा बहती है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, तो यहां पर अपचयन विभव किसका उच्च है? कैथोड का। और एनोड का अपचयन विभव क्या है? कम, तो विद्युत धारा बहेगी कैथोड से एनोड की ओर। आपको ध्यान होगा डैनियल सेल में मैंने बताया था, विद्युत धारा इधर से इधर चलती है, तो इसका मतलब है विद्युत धारा बहती है उच्च अपचयन विभव से निम्न अपचयन विभव की ओर। देखो यहां पर ऑक्सीकरण विभव उत्पन्न हो रहा है, तो अपचयन विभव का मान तो कम ही होगा ना। तो विद्युत धारा बहती है उच्च अपचयन विभव से निम्न अपचयन विभव की ओर, मतलब कैथोड से एनोड की ओर बहती है। क्लियर? तो मैंने कई सारी बातें बताई, इसमें आपके समझ में आनी चाहिए ये, और अगर ये समझ में आ गई तो आपको ये समझ में आ जाएगा पूरा सब खेल क्या है। क्लियर? तो विद्युत धारा ऐसे इधर से इधर बहती है। एनोड वाले भाग में ऑक्सीकरण की अभिक्रिया फास्ट चलती है, कैथोड वाले भाग में अपचयन की अभिक्रिया फास्ट चलती है। सही है? और एनोड का चिन्ह नेगेटिव क्यों देते हैं ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि एनोड, जब यहां पर एनोड वाले भाग में ऑक्सीकरण की अभिक्रिया चलेगी तो एनोड का चिन्ह नेगेटिव आएगा। कैथोड का चिन्ह पॉजिटिव क्यों देते हैं ये भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि कैथोड वाले भाग में अपचयन की अभिक्रिया फास्ट चलती है, तो छड़ पॉजिटिव हो जाती है। सही है? फिर विद्युत धारा का बात बताया मैंने, विद्युत धारा बहती है कैथोड से एनोड, मतलब उच्च अपचयन विभव से निम्न अपचयन विभव की ओर। हर चीज क्लियर है? तो अब आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ये सब आपके दिमाग में आपको रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत वाहक बल। अब विद्युत वाहक बल क्या होता है? विद्युत रासायनिक सेल की बात पढ़ रहे हैं अपन। विद्युत वाहक बल, शॉर्ट में इसको ईएमएफ कह देते हैं। ईएमएफ, ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो हेडिंग डालो तुम पहले, फिर समझाता हूं इसको। हेडिंग डालो, सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल डाल दिया हेडिंग, सेल का विद्युत वाहक बल। ठीक है?
अब ये देखते हैं हम कि विद्युत वाहक बल इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और आपके सामने ये सिंबल लिखा हुआ होगा ईएमएफ, तो इसको दिमाग में बैठा ले, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सेल का विद्युत वाहक बल। बात है साहब, सेल का विद्युत वाहक बल है क्या, क्या चीज होती है ये सेल का विद्युत वाहक बल। अब इसको क्लियर समझने की कोशिश करें कि विद्युत वाहक बल क्या होता है। ठीक है, देखो सेल की ताकत उसके विद्युत वाहक बल से नापी जाती है। विद्युत वाहक बल जो होता है वो कैथोड व एनोड के अपचयन विभवों का अंतर होता है। एक विद्युत रासायनिक सेल है, सही है, कैथोड के व एनोड के अपचयन विभव जो हैं, अपचयन विभव, भाई एनसीईआरटी ऑक्सीजन विभव को मान्य नहीं करती है, तो कैथोड व एनोड के अपचयन विभवों का अंतर सेल का विद्युत वाहक बल कहलाएगा। सही है, अंतर जितना ज्यादा होगा सेल की गुणवत्ता उतनी ज्यादा बढ़िया होगी। तो एक तरह से सेल की पावर जो है, सेल की ताकत जो है वो इसका विद्युत वाहक बल है। किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्यादा है वो अधिक पावरफुल सेल है। तो सिंपल समझ गए होंगे सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है। सेल का विद्युत वाहक बल कैथोड व एनोड के अपचयन विभवों का अंतर होता है। ठीक है, तो लिख लो इसमें, किसी विद्युत रासायनिक सेल में, किसी विद्युत रासायनिक सेल में विद्युत रासायनिक सेल में कैथोड व एनोड, कैथोड व एनोड के अपचयन विभवों का अंतर, अपचयन विभवों का अंतर सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। अब सामने देखो, मैं इसके लिए सिंबल लिखता हूं, ई सेल बराबर फॉर्मूला ई कैथोड माइनस ई एनोड, मतलब क्लियर समझ लेना। सही है, अब इसमें हर चीज क्या है, इसका फॉर्मूला लिखा मैंने सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने का। ई सेल क्या है, ई सेल जो है ये है सेल का विद्युत वाहक बल। क्लियर, फिर भाई ताई ई कैथोड क्या है, ई कैथोड है कैथोड का अपचयन विभव। ई एनोड क्या है, समझ गए साहब, एनोड का अपचयन विभव। क्लियर, तो सेल का विद्युत वाहक बल कैसे निकालोगे, कैथोड के अपचयन विभव में से एनोड का अपचयन विभव घटा दोगे। एक बात और सुन लो, आपको पता ही है सेल में, वैद्युत रासायनिक सेल में कैथोड, अभी थोड़ी देर पहले समझाया था डैनियल सेल के एग्जाम्पल से, वैद्युत रासायनिक सेल में कैथोड का अपचयन विभव ज्यादा होता है और एनोड का कौन सा विभव ज्यादा होता है, ऑक्सीकरण विभव। चिन्ह परिवर्तित करोगे तो अपचयन विभव क्या आएगा, एनोड का कम। कैथोड का अपचयन विभव ज्यादा, एनोड का अपचयन विभव कम, और ज्यादा में से कम घटाओगे तो सेल का विद्युत वाहक बल धनात्मक आएगा। भाई कैथोड का अपचयन विभव ज्यादा होता है और एनोड का अपचयन विभव कम होता है, ज्यादा में से कम घटाओगे तो सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, धनात्मक। ये लाइन और लिख लो इसमें, देखो वैद्युत रासायनिक सेल का विद्युत वाहक बल धनात्मक होता है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। लिखो वैद्युत रासायनिक सेल का विद्युत वाहक बल धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। और इसको नोट कर लो ऐसे कि ऐसे ही, ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई सेल है सेल का विद्युत वाहक बल, ई कैथोड है कैथोड का अपचयन विभव, ई एनोड है एनोड का अपचयन विभव। इसको ऐसे कैसे लिख लो फटाफट।
जल्दी लिखो। लिख लिया? अब मेरी बात सुनो, वीडियो को पॉज करके लिख लिया करो। अगर सेल में, ढंग से सुनना, इसको मिटा रहा हूं मैं। सेल में आपको पता होगा 2 बिलियन होते हैं, 1 बिलियन एनोड की तरफ और 1 बिलियन कैथोड की तरफ। अगर दोनों बिलियनों की सांद्रता 1 m है तो कैथोड व एनोड पर मानक अपचयन विभव उत्पन्न होंगे कि नहीं होंगे? उस समय आपको मैंने कहा था यदि बिलियन की सांद्रता 1 m है तो वहां उत्पन्न अपचयन विभव मानक अपचयन विभव कहलाएंगे, दोनों जगह मानक अपचयन विभव। ऐसी स्थिति में जो सेल का विद्युत वाहक बल आएगा, मतलब आप कैथोड के मानक अपचयन विभव में से एनोड का मानक अपचयन विभव घटाओगे तो आएगा सेल का विद्युत वाहक बल पर कैसा? मानक। मतलब फॉर्मूला ये बन गया, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब ढंग से समझ लो, यह है कैथोड का मानक अपचयन विभव और यह है एनोड का मानक अपचयन विभव, और यह आएगा सेल का विद्युत वाहक बल। सही है? तो एक लाइन और लिख लो नीचे स्टार लगा करके। यदि विद्युत रासायनिक सेल में दोनों बिलियनों की सांद्रता 1 m है, दोनों बिलियनों की सांद्रता मतलब एनोड व कैथोड के, दोनों बिलियनों की सांद्रता 1 m है, तो उस स्थिति में सेल का विद्युत वाहक बल मानक विद्युत वाहक बल कहलाता है। सेल का विद्युत वाहक बल मानक विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है? तो इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हो, नीचे लिख लो तो लिख लो, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। क्लियर? ई नॉट सेल क्या है? नॉट लग गया मतलब मानक, तो ये है सेल का मानक विद्युत वाहक बल, ये है सेल का कैथोड का मानक अपचयन विभव, ये है एनोड का मानक अपचयन विभव। मानक अपचयन विभव कैथोड के में से मानक अपचयन विभव एनोड का घटाओगे तो ऐसी स्थिति में सेल का मानक विद्युत वाहक बल आएगा। नोट कर लो भले ही। ठीक है? लिख लो, लिखो तो ई नॉट सेल बराबर सेल का मानक विद्युत वाहक बल। फटाफट कंप्लीट करो फिर आगे बढ़ेंगे। बढ़े आगे अब? चलो भाई, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक डालो, वैद्युत रासायनिक श्रेणी। वैद्युत रासायनिक श्रेणी इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। वैद्युत रासायनिक श्रेणी डाल दिया। अब सुनो, यदि तत्व आपको ध्यान होगा आवर्त सारणी में 118 तत्व हैं। यदि तत्वों को मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें है तो जो श्रेणी बनेगी वो कहलाएगी वैद्युत रासायनिक श्रेणी। धीरे धीरे समझ में आएगा, पहले हेडिंग डालो, हेडिंग डालो वैद्युत रासायनिक श्रेणी। वैद्युत रासायनिक श्रेणी और लिखो इसमें,
लिखो यदि तत्वों को हाँ भाई, तो अब पढ़ेंगे अपन वैद्युत रासायनिक श्रेणी की। वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, क्लियर। तो परिभाषा तो आप लिख लो, लिखो लिखो, जब तत्वों को मानक अपचयन विभव के, जब तत्वों को मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करते हैं, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करते हैं, तो निर्मित श्रेणी, निर्मित श्रेणी वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। अब बोर्ड की तरफ देखो, ठीक है, मैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी बना रहा हूं। और पास पास बनाता हूं, इसे साफ है ना, यहां से चालू करता हूं। देखो इधर, ये वैद्युत रासायनिक श्रेणी है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी ट्रिक देखो, इसमें ये धातु वगैरह लिखी हुई है, ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो क्या बढ़ता है, मानक अपचयन विभव। मैंने एक बात कहा था, तत्व है ये, तत्वों को मैंने मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में लिखा है। क्लियर कर देता हूं, ऊपर से नीचे जाने पर मानक अपचयन विभव बढ़ रहा है। इसमें क्या बढ़ रहा है, मानक अपचयन विभव बढ़ रहा है ऊपर से नीचे जाने पर। अब बच्चों के सामने एक समस्या आती है कि साहब हमें ये याद कैसे होगी, तो याद करने के लिए मैं ट्रिक लिख रहा हूं इधर, है ना। देखो, ले के बारात, लेके बारात काना मजे, लेके बारात काना मजे से आला। तो यहां तक तो ट्रिक आराम से याद हो गई होगी, लेके बारात काना मजे से आला, ठीक है। फिर मन जो करे, मन जो करे फेंक दे, ठीक है। मन जो करे फेंक दे, मन जो करे फेंक दे, कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी, ठीक है। तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है, लेके बारात काना मजे से आला, मन जो करे फेंक दे, कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी। आपको इस ट्रिक से इसे यहां तक याद करना है, 2-3 बार आप याद करोगे याद हो जाएगी। फिर हाइड्रोजन है जो अधातु है। देखो, इसमें हाइड्रोजन के अलावा आप सभी देखो, सब धातु ही धातु है, हाइड्रोजन अधातु है।
और ये नीचे जो है इसकी ट्रिप आप ऐसे याद कर लो, नीचे वाले की इसकी ट्रिक छापा से CHAPA, हाइड्रोजन के नीचे ये ट्रिक याद रख लो, छापा। छापा मतलब CUHGAGPT और AU, छापा CUHGAGPT और AU। तो इस तरह से ये हमें वैद्युत रासायनिक श्रेणी याद हो जाएगी। इसमें मैं 2-3 चीजें और एंटर करना चाहता हूं। देखो AU के नीचे F2 है, इसमें फ्लोरीन, सही है। फिर यहाँ AG और PT के बीच में यहां पर Cl2 है, Cl2 से ऊपर यहां Br2 है। ढंग से क्लियर कर लो, मतलब AG और PT के बीच में पहले Br2 है, फिर Cl2 है, और फिर यहां पर है I2, Cu और Hg के बीच में। तो नीचे नीचे F2 हो गया, यहां पर Cl2 PT और Ag के बीच में Cl2 Br2 और I2। तो ये धातु है, इनके बीच में ही कुछ अधातु भी मैंने एंटर कर दी हैं। मतलब क्रम ये बन गया Cu, फिर I2, फिर Hg, फिर Ag, फिर Br2, फिर Cl2, फिर PT, फिर Au, फिर F2। तो ये है वैद्युत रासायनिक श्रेणी। इसमें ऊपर से जब हम नीचे की ओर जाते हैं क्या बढ़ता है, मानक अपचयन विभव बढ़ता है। क्लियर। तो एक काम करो, पहले इसको बना लो, आप इसको याद करने 1 मिनट और क्लियर कर देता हूं। यहां से लेकर के यहां तक, लिथियम से लेकर के Pb तक मानक अपचयन विभव का मान नेगेटिव है। हाइड्रोजन का मानक अपचयन विभव 0 है और नीचे पॉजिटिव है, नीचे मानक अपचयन विभव पॉजिटिव है। क्लियर कर लेना मेरी बात है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि लिथियम से लेकर के Pb तक, तो देखो ऊपर से नीचे जाने पर आप कह रहे हैं मानक अपचयन विभव बढ़ रहा है। यहाँ पर तत्वों को मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में लिखा है, तो लिथियम से लेकर के Pb तक तो मानक अपचयन विभव ऋणात्मक है, हाइड्रोजन का 0 और नीचे धनात्मक। मतलब लिथियम से बढ़ता जा रहा है, नेगेटिव फिर पॉजिटिव हो गया नीचे। तो इसको आप नोट करें, वैद्युत रासायनिक श्रेणी को फटाफट बनाएं, वीडियो को पॉज करें और बनाएं। क्लियर। अब बात करते हैं आगे। पोज करके बना लो, ट्रिक से याद कर लेना। लेके बारात का नाम मजे से आला, मन जो करे फेंक दे, कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी, जैसे मेरे याद है। फिर हाइड्रोजन नीचे छापा, और छापा में बीच बीच में है ये F2, Cl2, Br2 और I2 अधातु हैं ये। तो इसमें 5 अधातु हैं, हाइड्रोजन और ये सब अधातु हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लियर। अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं। तो इसका बात बताओ, अपन मैं बार बार कह रहा हूं ऊपर से नीचे जाने पर मानक अपचयन विभव बढ़ रहा है, मतलब मानक अपचयन विभव का मान ज्यादा होता जा रहा है। मानक अपचयन विभव का मान ज्यादा कब आएगा, जब अपचयन की अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। भाई देखो, M से M प्लस N बने प्लस N इलेक्ट्रॉन, ये तो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। और M प्लस N से, मेरी बात को समझना भाई, M प्लस N, N इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके M बने। ये अपन ने पढ़ी है। किसी धातु के छड़ को उसी धातु आयनों वाले विलयन में रखा था। अब देखो आप, लिथियम धातु की आपके पास छड़ है और उसको Li प्लस आयनों वाले विलयन में आप रख दो, विलयन की सांद्रता 1 m आएगी। लिथियम धातु की छड़ ली और Li प्लस आयनों वाला विलयन लिया, तो विलयन की सांद्रता 1 m है। तो अभी आप बताओ, यहां पर इस छड़ पर जो अपचयन विभव उत्पन्न होगा वो मानक अपचयन विभव होगा, है। तो मानक अपचयन विभव निकाल लिया। ऐसे किसी भी धातु का निकाल सकते हो। जिंक धातु का मानक अपचयन विभव निकालना है, जिंक धातु को Zn+2 आयनों वाले विलयन में रखना है 1 m सांद्रता के में, तो वहां पर आपको मानक अपचयन विभव मिल जाएगा जिंक का। इस तरह से हमने मानक अपचयन विभव ज्ञात किए हैं।
बात को समझने के हिसाब से समझो। यहां पर दो अभिक्रिया चलेंगी, Li से Li प्लस बनेगा और Li प्लस से Li बनेगा, वही ऑक्सीकरण और अपचयन की। जब किसी भी धातु को उसी धातु आयनों वाले विलयन में रखोगे तो दो अभिक्रिया चलेंगी, एक ऑक्सीकरण की चलेगी दोस्तों और एक अपचयन की चलेगी। क्लियर? अब एक बात देखो, ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हो, मानक अपचयन विभव मतलब अपचयन विभव बढ़ रहा है। अपचयन विभव ज्यादा कब आएगा? जब अपचयन की अभिक्रिया तेज चले, क्योंकि यह अभिक्रिया तो ऑक्सीकरण विभव उत्पन्न करती है, यह अभिक्रिया अपचयन की है, ये जितनी तेज चलेगी अपचयन विभव का मान उतना ही अधिक आएगा। तो ऊपर से नीचे जाने पर जब मैं कह रहा हूं मानक अपचयन विभव बढ़ रहा है, इसका मतलब अपचयन की अभिक्रिया का वेग बढ़ रहा है। अब दो चीज समझना, एक ऑक्सीकारक, वहां बर्तन में दो अभिक्रिया चल रही हैं, ये एक आता है शब्द ऑक्सीकारक और एक अपचायक। ऑक्सीकारक क्या होता है? ऑक्सीकारक क्या होता है? ऑक्सीकारक और अपचायक। ऑक्सीकारक वो होता है जो स्वयं का अपचयन करता है, शब्दों को सुनना। तो यहां अपचयन इसका हो रहा है, तो ये ऑक्सीकारक है। बर्तन में ऐसी अभिक्रियाएं तो चल रही हैं। अरे यार, जिंक को Fe आयनों वाले विलयन में रखोगे। ऑक्सीकारक क्या होता है? जो स्वयं का अपचयन करता है, तो M+N स्वयं का अपचयन कर रहा है। अपचायक क्या होता है? जो स्वयं का क्या करे? ऑक्सीकरण, वो क्या होगा? अपचायक। दोबारा सुन लो, नाम में उल्टा है। ऑक्सीकारक वह होता है जो दूसरे का ऑक्सीकरण स्वयं का अपचयन करे, यहां पर अपचयन ये कर रहा है तो ये ऑक्सीकारक है। अपचायक क्या होता है? जो दूसरे का अपचयन स्वयं का ऑक्सीकरण, ये अपचायक है। अब ऊपर से नीचे जा रहे हूं तो आपसे ये भी थोड़ी देर पहले कहा था अपचयन की अभिक्रिया का वेग बढ़ रहा है। जब अपचयन की अभिक्रिया का वेग बढ़ रहा है तो कौन से गुण बढ़ रहे हैं? ऑक्सीकारक गुण। इस अभिक्रिया का वेग बढ़ रहा है, मतलब M+N आयन का स्वयं का अपचयन का गुण बढ़ रहा है। इसका मतलब यही तो ऑक्सीकारक गुण बढ़ रहा है। ऑक्सीकारक क्या होता है? जो स्वयं का अपचयन करे। इसका ऊपर से नीचे जाने पर यह अभिक्रिया तेज हो रही है, ये अभिक्रिया नीचे वाली ये तेज हो रही है। जब ये तेज हो रही है मतलब इसके ऑक्सीकारक गुण में क्या हो रही है? वृद्धि। ये ऑक्सीकारक है, बड़े ध्यान से समझना, ऑक्सीकारक ही तो है ये। ऑक्सीकारक वह होता है जो स्वयं का अपचयन करता है, ये स्वयं का अपचयन कर रहा है, ये ऑक्सीकारक है। और नीचे जाने पर यह अभिक्रिया तेज चल रही है, मतलब इसका अपचयन तेजी से हो रहा है, मतलब इसके कौन से गुण बढ़ रहे हैं? ऑक्सीकारक गुण। ऑक्सीकारक गुण बढ़ रहे हैं, तो कौन से गुण घट रहे हैं? अपचायक गुण। क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर यह अभिक्रिया तेज हो रही है तो यह स्लो हो रही है, यह स्लो हो रही है, मतलब इसका ऑक्सीकरण का गुण, मतलब अपचायक गुण में क्या आ रही है? कमी। बड़ी बारीकी से समझना। तो ऊपर से नीचे जाने पर ऑक्सीकारक गुण तो बढ़ रहे हैं और अपचायक गुण में क्या आ रही है? कमी। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी में अपन ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं। मानक अपचयन विभव बढ़ता है, और मानक अपचयन विभव बढ़ता है, इसका मतलब ये ध्यान रखें, ऑक्सीकारक गुण बढ़ते हैं और अपचायक गुण घटते हैं। सिंपल भाषा में कहूं तो मानक अपचयन विभव जो है, आपको ये याद रखना है, हमेशा समानुपाती होता है ऑक्सीकारक गुण के। जिसका मानक अपचयन विभव ज्यादा, उसके ऑक्सीकारक गुण ज्यादा और अपचायक गुण उसके कम। ये आप याद रख लो। अब एक काम करो, इसको पूरे को, जो भी इसने आपने ये लिखा है सवाल में, इस सारे को नोट कर लो, लिख लो इसे भी, और इस डिब्बे को याद रखें।
ठीक है, तो याद रखना वैद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे की ओर जब जाते हो तो मानक अपचयन में बढ़ता है, ऑक्सीकारक गुण बढ़ते हैं। अब मैं आपसे कहूं सबसे बढ़िया ऑक्सीकारक कौन है, तो आप कहोगे F2। ऊपर नीचे जाने पर मानक अपचयन में बढ़ रहा है, ऑक्सीकारक गुण बढ़ रहे हैं, तो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन है, F2। और सबसे बढ़िया अपचायक कौन है, लिथियम। लिथियम ही हुआ, तो ये भी याद रखो, लिख लिया ये। तो एक हेडिंग डालो इसमें आप, ये सब टॉपिक आपको 11th में पढ़ा है मैंने। एक हेडिंग और डालो, वैद्युत, पोज करके लिखा करो यार, 10 बार कह दिया आपसे। एक हेडिंग और डालो, वैद्युत रासायनिक श्रेणी के उपयोग या अनुप्रयोग। वैद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग, ये क्या काम आती है, क्लियर। पहला अनुप्रयोग तो यही हो गया, ऑक्सीकारक गुण व अपचयन गुण की व्याख्या। तो अनुप्रयोग में नंबर 1 डालो, ऑक्सीकारक व अपचायक गुण की व्याख्या। ऑक्सीकारक गुण व अपचायक गुण की व्याख्या, ठीक है। अब रुक जाओ, डाल दिया ऑक्सीकारक व अपचायक। पेपर में मैंने आपको क्वेश्चन दिया, जिंक और कोबाल्ट किसके ऑक्सीकारक गुण ज्यादा हैं, या कौन प्रबल ऑक्सीकारक है, तो आप कहोगे ऊपर से नीचे जा रहे हैं, मानक अपचयन बढ़ रहा है, ऑक्सीकारक गुण बढ़ रहे हैं, तो जिंक और कोबाल्ट में किसके ऑक्सीकारक गुण ज्यादा है, कोबाल्ट के। अपचायक गुण किसके ज्यादा है, जिंक के। तो इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। आपको 5 तत्व इनमें से उठा करके दे देगा और कहेगा इनको ऑक्सीकारक गुण के बढ़ते क्रम में लिखो। तो मानक अपचयन विभव बढ़ने के साथ ऑक्सीकारक गुण बढ़ते हैं, तो आप उनको मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में लिख देना, ऑक्सीकारक गुण के बढ़ता हुआ क्रम आ जाएगा। पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ध्यान से समझ लेना कंसेप्ट। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी की हेल्प लेते हुए हम ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं जिनमें ऑक्सीकारक गुण या अपचायक गुण पूछे हैं, क्लियर। तब इसमें लिखो, हम हेडिंग का डाली, ऑक्सीकारक व अपचायक गुणों की व्याख्या। लिखो वैद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे जाने पर मानक अपचयन विभव में वृद्धि होती है, मानक अपचयन विभव में वृद्धि होती है, अतः मानक अपचयन विभव बढ़ने के साथ, मानक अपचयन विभव बढ़ने के साथ, मानक अपचयन विभव बढ़ने के साथ ऑक्सीकारक गुण में वृद्धि, ऑक्सीकारक गुण में वृद्धि व अपचायक गुण में कमी आती है। मानक अपचयन विभव बढ़ने के साथ ऑक्सीकारक गुण बढ़ते हैं और अपचायक गुण घटते हैं, क्लियर, क्लियर। अच्छा आगे लिखो, अतः वैद्युत रासायनिक श्रेणी में F2 प्रबलतम ऑक्सीकारक, इसका मानक अपचयन विभव सबसे ज्यादा है तो ये प्रबलतम ऑक्सीकारक है। अतः वैद्युत रासायनिक श्रेणी में F2 फ्लोरीन प्रबलतम ऑक्सीकारक तथा लिथियम प्रबलतम अपचायक है। F2 प्रबलतम ऑक्सीकारक तथा लिथियम प्रबलतम अपचायक है। इसका मानक अपचयन सबसे कम है तो ये सबसे प्रबल अपचायक होगा, क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चनों को हम वैद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से कर सकते हैं, जिसमें आपसे अपचायक गुण का क्रम या अपचायक क्षमता का क्रम, एक ही बात है, अपचायक गुण या अपचायक क्षमता, या ऑक्सीकारक गुण या ऑक्सीकारक क्षमता का क्रम पूछे तो इस तरह के क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर। अच्छा दूसरा अनुप्रयोग डालो, पहला अनुप्रयोग हो गया वैद्युत रासायनिक श्रेणी का। नंबर 2 डालो, नंबर 2 हेडिंग डालो, किसी रेडॉक्स अभिक्रिया की अग्र दिशा में होने की संभावना। किसी रेडॉक्स अभिक्रिया की, नंबर 2 डालो, किसी रेडॉक्स अभिक्रिया की अग्र दिशा में होने की संभावना, डाल दी हेडिंग। अब इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।
किसी रेडॉक्स वैद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग पढ़ रहे हो, मैं आपको 4 अनुप्रयोग पढ़ाऊंगा। तो दूसरा अनुप्रयोग डाला आपने, किसी रेडॉक्स अभिक्रिया की अग्र दिशा में होने की संभावना। अच्छा दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो अपना रेस्पॉन्स दिया करो यार। आपसे 100 बार कह दिया, आप मेरा कहना ही नहीं मानते हो। वीडियो पर कमेंट करने में आपको जोर आता है, कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करो। हम कैसा पढ़ाते हैं, हमें उत्साहित करें, नहीं करते। वीडियो को लाइक करने में जोर आता है, टीचर के लिए कोई बढ़िया सा कमेंट डाल दें, नहीं जोर आता है। अरे कर दिया करो यार, इतना कहते हैं तो ठीक। हमारी पढ़ाई समझ में नहीं आती, हम अच्छे नहीं लगते पढ़ाते हुए तो बात अलग है। पसंद आ रहा है तो कमेंट करो, ठीक है। अब हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।